हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग नीट प्रीवियस 32 ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक वेव्स। तो अब से मैंने सोचा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि थ्योरी भी बता दूं, तो मैं 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में इस चैप्टर का थ्योरी डिस्कस करूंगा और उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप देखते हैं तो 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 17 से स्टार्ट करके पीछे जाएंगे, मतलब 17, 16, 15 एंड सो ऑन, और बाद में लेटर ईयर से करेंगे, मतलब 18, 19 सो ऑन। ठीक है, वो एकदम एंड में मिलेगा वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर का बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको पार्ट्स में तोड़ दूंगा, एक एक घंटे के पार्ट्स में। ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड है कि इसमें मतलब अराउंड 85 क्वेश्चन है, 85 to 90, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो 85 क्वेश्चन है तो 2.5 आवर्स का वीडियो लेक्चर होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 3 पार्ट्स इसका देख सकते हो। मैक्सिमम 3 पार्ट्स में वीडियो हो सकता है या 2 पार्ट्स भी हो सकता है। बाकी पार्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरी से। तो थ्योरी याद रखना 10 मिनट में कवर करेंगे, एकदम बेसिक, जिससे लेकिन मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, सबसे पहले वेव का इक्वेशन kx माइनस ओमेगा टी, ये होता है अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो वेव इक्वेशन ये होता है। ठीक है ना। और ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है वेव गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है ना। और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड होता है, के आपका वेव नंबर होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अब के जो होता है वो वेवलेंथ से इस फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, 2 पाई बाय वेवलेंथ, और ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी से आपका 2 पाई इंटू एफ ऐसे रिलेटेड होता है। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को बहुत जगह म्यू लिखते हैं, मैं एफ लिखता हूँ ताकि वी से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वेव वेलोसिटी जो होता, वेव का स्पीड जो होता है वो होता है आपका ओमेगा बाय के। ठीक है, तो ओमेगा ध्यान रखना, जो टी के सामने उसको ओमेगा बोलेंगे विदाउट साइन, और वैसे एक्स के सामने जो है उसको के बोलेंगे विदाउट साइन, मतलब मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है ना, विदाउट साइन मतलब खाली मैग्नीट्यूड लेना। ठीक है, तो जैसे -5 ओमेगा टी है, तो किसी क्वेश्चन मतलब कोई एग्जांपल में देता हूँ, जैसे 10 साइन 2x माइनस 5t है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका के पूछेगा तो 2 बोलोगे, और ओमेगा पूछेगा तो 5 बोलोगे, -5 नहीं। ठीक है, +5 है तो तब भी आप ओमेगा को 5 ही बोलोगे। ठीक है, तो टी के साथ जो भी है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, ओमेगा वो है, के वो है। ठीक है ना, और ओमेगा बाय के करेंगे तो आपको वेव का स्पीड मिलेगा। ठीक है, वेव का वेलोसिटी पता करना है तो फिर देख लो, हाँ प्लस साइन है मतलब वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस साइन है जैसे ये वाला केस या ये वाला केस हो तब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इससे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं एनालाइज किया प्रीवियस 32 ईयर्स के नीट के क्वेश्चन है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब अराउंड 30% क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, आपको इक्वेशन दे देगा, वेवलेंथ निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो एंड सो ऑन, एम्पलीट्यूड बताओ, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा रहेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखी है वो है आपका ये क्या बोलते हैं उसे, डॉपलर इफेक्ट। हाँ, टर्म याद नहीं आ रहा था, डॉपलर स्पेलिंग याद नहीं मुझे, डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ, मैं ये रहा स्पेस क्यों ख़राब कर रहा हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। तो सोर्स ऑफ साउंड अगर मूव कर रहा है, या ऑब्जर्वर क्या, जो सोर्स ऑफ साउंड को सुन रहा है वो मूव कर रहा है, या दोनों ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उन केसेस में क्या होगा, एक्चुअल में जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका फ्रीक्वेंसी को अगर एफ नॉट बोले तो ऑब्जर्वर जो है कुछ और फ्रीक्वेंसी हियर कर रहा होगा, उसको एफ बोलेंगे, एफ एपरेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा या ऑब्जर्व करेगा उसको एफ एपरेंट से डिनोट कर रहे, दैट इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय सोर्स इनटू स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, जिसको सी से डिनोट करेंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऊपर में माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स नीचे में। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू तो समझेंगे ये सब चीज़ को, अभी कल ये फॉर्मूला समझते हैं कौन कौन सा यूज़ होने वाला है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। अब वीओ और वीएस इनको पॉजिटिव लेंगे इफ दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। ठीक है, अब इसको ये थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो वीओ जैसे वीओ के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, वीओ को पॉजिटिव लेंगे इफ इट इज अप्रोचिंग ईच, मतलब क्या, ओ क्या है, ऑब्जर्वर। ठीक है ना, तो इफ ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग सोर्स, तो इफ ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग सोर्स तो वीओ को पॉजिटिव लेंगे। वैसे सिमिलरली वीएस वेलोसिटी ऑफ सोर्स को भी पॉजिटिव लेंगे इफ सोर्स इज अप्रोचिंग ऑब्जर्वर। अब अप्रोचिंग मतलब क्या,
वो उसके तरफ जा रहा है कि नहीं, बस एक्चुअल में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब समझो यहाँ पे जैसे ऑब्जर्वर इज सोर्स है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ 2 से जा रहा है तो वी ओ प्लस 2 लेंगे, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ 3 से जा रहा है तो वी एस यहाँ पे प्लस 3 लेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखो, ऑब्जर्वर 2 से सोर्स की तरफ जा रहा है लेकिन सोर्स 3 से अवे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन पास जाना चाहता है, ऑब्जर्वर पास जाना चाहता है तो वी ओ प्लस 2 लेंगे, ठीक है। लेकिन सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाना चाहता है तो वी एस माइनस 3 लेंगे। फॉर्मूला हमेशा यही वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। खाली वी ओ का वैल्यूज और वी एस का वैल्यू चेंज होते रहेगा अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब और एक दूसरा केसेस, या दोनों ही अवे जा रहे हैं, एक और केस ले ही लेते हैं, ओ और एस दोनों ही अवे जा रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर -2, वेलोसिटी ऑफ सोर्स -3, ठीक है। ऑब्जर्वर अगर सोर्स से दूर जा रहा है तो उसको माइनस लेंगे, वैसे सोर्स अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो उसको माइनस लेंगे, ठीक है। उनका इंटेंट देखो, एक्चुअल में सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उससे मतलब नहीं, उनका इंटेंट देखना, ठीक है ना। ये उससे दूर जाना चाहता है क्योंकि अवे है इसका वेलोसिटी तो माइनस ले लिया, वैसे ये भी अवे जाना चाहता है तो माइनस ले लिया, ठीक है। अब कोई रुका रहेगा तो 0 ले लेंगे, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसमें एक चीज़ जो दूसरा केस आता है वो ये है, सपोज ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ठीक है। सोर्स इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो इससे पहले आप देखोगे तो इससे पहले जितने बार केसेस थे उनका वेलोसिटी, उनको लाइन जो ज्वाइन कर रहा था उन्हीं के अलॉन्ग था, है ना। जैसे इनको लाइन जो ज्वाइन कर रहा है इसी के अलॉन्ग है दोनों का वेलोसिटी, हर केस में वही था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, जैसे सपोज ये रेस्ट पे मान लो, ये ऐसे जा रहा है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऐसा जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है उसका कॉम्पोनेंट ले लेंगे अलॉन्ग दिस लाइन, मतलब पहले वाला केस जैसा करने की कोशिश करेंगे। तो इसका कॉम्पोनेंट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 cos 60, 10 cos 60, और 10 cos 60 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो ऑल्दो वेलोसिटी ऑफ सोर्स आपका मैग्नीट्यूड बाय 10 है, लेकिन आपको पूरा का पूरा 10 नहीं लेना है, 10 का कॉम्पोनेंट लेना है जो उस लाइन के अलॉन्ग हो, जो लाइन ऑब्जर्वर और सोर्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या लेंगे, 5 लेंगे, +5, है ना। क्यों, क्योंकि ये उसके तरफ जा रहा है। सेम थिंग इज वैलिड फॉर ऑब्जर्वर एज वेल, ठीक है। तो ऑब्जर्वर और सोर्स है, पहले इनको ज्वाइन कर दो, ऑब्जर्वर सपोज इस तरफ जा रहा है 20 से, ठीक है। और ये एंगल 60 डिग्री मान लो, कितना भी एंगल हो सकता है, 60 का कॉस आसान होता है निकालना, इसलिए मतलब ईजीएस्ट रहता है। तो ये है, तो यहाँ पे फिर से ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ले लो अलॉन्ग दिस लाइन, तो ये कितना आ जाएगा, 20 cos 60, cos 60 हाफ होता है तो 10 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आप -10 लोगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑब्जर्वर क्या लोगे आप, -10, है ना। तो चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट चीज़ बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया, तो बीट फ्रीक्वेंसी सिंपली क्या है, आपके पास दो से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा साउंड का सोर्स है, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में डिफाइंड तो सिर्फ 2 के लिए रहता है, लेकिन हमारे इंडिया में जेई और नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 का, वैसे 3 के लिए आप कहीं भी बुक में देखो तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी फ्रीक्वेंसीज हो, 3 फ्रीक्वेंसीज मान लो, F1, F2, F3, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक पेयर का डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस निकालोगे, सपोज इसको Δ1 नाम दे रहे, इनका डिफरेंस निकालो, इनको Δ2 दे हमने। डिफरेंस मतलब खाली पोमोमैक्स मॉड ले लेना, ठीक है। वैसे इनका 1 और 3 का डिफरेंस निकालो, इनको Δ3 बोलेंगे। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो आपका हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम ऑफ Δ1, Δ2 और Δ3। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसको आप बीट फ्रीक्वेंसी ले लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज 100 है, 101 है, 104 है, ठीक है। तो इस केस में इनका डिफरेंस कितना है, 1 का है, ये सब फ्रीक्वेंसीज है ना। वैसे इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और इनका डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो बीट फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो यही एग्जाम्पल, अगर 2 है तो 2 है तो सिंपल एक ही आएगा, जैसे आपके पास 101 और 103 है मान लो, तो इनका बीट फ्रीक्वेंसी वही, ये मतलब हमेशा 2 के लिए रहेगा, ठीक है ना। 2 या 2 से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। तो जब 2 लोग रहेंगे तो उनका डिफरेंस निकाल लो, लेकिन 2 से ज़्यादा रहेंगे तो डिफरेंस 3 आएगा, ठीक है ना। इन तीनों में जो सबसे बड़ा रहेगा 1, 3 और 4 में सबसे बड़ा रहेगा उसको ले लेना, ठीक है। तो ये होगा बीट फ्रीक्वेंसी। और मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है। एक और चीज़, हाँ, आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो वेव सुपरपोजिशन क्या बोलता है, आपका 2 वेव जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक का एम्पलीट्यूड अगर A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड अगर A2 है, और उनके बीच में फेज का डिफरेंस 5 का है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट
उनका जो रिजल्टेंट वेव आएगा, उन दोनों कंबाइन करके जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और लास्टली जो है वो आपका ओपन ट्यूब क्लोज ट्यूब वाला स्टैंडिंग वेव वाला चीज़। ठीक है ना, तो स्टैंडिंग वेव वाला चीज़ आपको अगर याद है, या मैं तो समझा ही रहा हूँ शॉर्ट में यहाँ पे, तो स्टैंडिंग वेव का फिनोमिना समझना है आपको। तो फॉर ओपन ट्यूब, ठीक है, दो केस आएगा, एक ओपन ट्यूब का और एक क्लोज ट्यूब का। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। तो ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों तरफ से खुला है वो, क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब एक तरफ से बंद रहेगा। ठीक है, इसको क्लोज ऑर्गन पाइप बोलेंगे। दोनों तरफ से बंद रहने वाला नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक तरफ से बंद रहेगा उसको क्लोज ऑर्गन पाइप बोलते, दोनों तरफ से खुला रहेगा उसको ओपन ऑर्गन पाइप बोलते। ठीक है, अब ओपन ऑर्गन पाइप में हमेशा जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो आपका मल्टीपल ऑफ v/2l रहेगा, जहाँ पे v है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, और l है लेंथ ऑफ द ट्यूब, है ना। वैसे क्लोज में जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ v/4l रहेगा। ऑड नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे तो ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर से l है लेंथ ऑफ द ट्यूब, v है स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। मीडियम यहाँ पे याद रखना एयर है, ठीक है, साउंड वेव एयर में ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, तो एयर। ठीक है, तो बस ये चीज़ याद रखना है आपको। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल हो गया, ये भी फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल मतलब सबसे कम, सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी से उसका मल्टीपल रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स मिलते हैं। मल्टीपल्स जो फ्रीक्वेंसी करे तो उसको हार्मोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, वैसे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है, और एक टर्म होता है ओवरटोन। ओवरटोन मतलब क्या, फंडामेंटल से कितना मोड ऊपर है वो। ठीक है, जैसे ये वाला है, सेकेंड हार्मोनिक जो होगा फर्स्ट ओवरटोन होगा, फंडामेंटल से 1 दूर है ना। ये जो थर्ड हार्मोनिक है वो फंडामेंटल से 2 बाद है ना, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। वैसे ये थर्ड ओवरटोन, फिर यहाँ पे ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। ठीक है, ये थर्ड हार्मोनिक है लेकिन फर्स्ट ओवरटोन है ना, क्योंकि फंडामेंटल के जस्ट बाद आ रहा है। ये फंडामेंटल से 2 बाद आ रहा है तो इसको सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही आपका थ्योरी था। थ्योरी हम लोग कितने देर में कवर किए हैं, यहाँ टाइम देख लेते हैं। ओके, 15 मिनट हो गया, मैं सोचा था 5 मिनट लगेगा। ओ, डॉपलर इफेक्ट समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो कोई नहीं, अब हम लोग क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन याद रखना 2017 से स्टार्ट करेंगे, पीछे जाएंगे 16, 15 वैसे कर 1988 तक। उसके बाद जब 1988 के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद वापस आएंगे 18, 19 एंड सो ऑन, जितने भी ईयर्स बचे रहेंगे उनका करेंगे। ठीक है, फिर से लेक्चर पूरा देखना है, जितना भी चीज़ बीच में कितना भी गिव अप करने का मन करे, कितना भी बोरिंग लगे, देखना तो है, क्योंकि ये चीज़ तो देखनी ही देखनी है। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, नीट में सबसे ज़्यादा जरूरी वही होता है, क्योंकि क्वेश्चन कितने बार रिपीट होता है। आप खुद इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन रिपीट हुए। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, आपको क्वेश्चन के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम मिल जाएगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या इसका, अब हर एक क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प मतलब ये कि, एक सेकेंड, इसको पहले मैं ऊपर कर लेता हूँ। हर एक क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सपोज 15 मिनट पे डिस्कस हुआ है, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के बगल में 15 लिखा रहेगा ऐसे करके, क्वेश्चन नंबर 1 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो 17 मिनट में डिस्कस हुआ होगा, 17 मिनट 15 सेकंड पे, तो ये जो भी है ये ब्लू में रहेगा, इसको क्लिक करोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 खुल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो 18:50 में स्टार्ट हुआ डिस्कस होना, तो इसको क्लिक करोगे तो जो भी ये सब ब्लू में रहेंगे। ठीक है ना, ये सब डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको मिल जाएगा, तो आपका टाइम इससे बच जाएगा। ठीक है, तो एक पीडीएफ भी डाल दूंगा जिसमें क्वेश्चंस हो सब, तो आप पीडीएफ खोल के क्वेश्चन देख लेना, जो क्वेश्चन में डाउट होगा सिंपली वही वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन खोलना, डायरेक्टली आप इससे नेविगेट करके सिंपली वो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन जैसे आप टोटल हम लोग 85 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपको डाउट सपोज सिर्फ 10 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पीडीएफ तो डाउनलोड कर ले देख लेना। क्वेश्चन नंबर 34 में डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो लिंक रहेगा, टाइम स्टैम्प रहेगा, उसको खोलना। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द 2 नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। तो क्लोज्ड एट वन एंड है एंड ओपन एट अदर, मतलब आपका कौन सा ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। ठीक है, आर 220 एंड 260। ठीक है ना, तो इसको पढ़ के हम लोग को पता चल गया क्लोज ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है।
ठीक है। तो ये नियरेस्ट हार्मोनिक्स है ना, मतलब इसके बाद ये मिलेगा आपको, बीच में और कोई हार्मोनिक नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी का यही वाला पॉसिबल है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है ना। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में आपको पता है कि 1 F0 होता है, 3 F0 होता है। F0 फंडामेंटल है ना। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, खाली ऑड वाले आते हैं ना, 7 F0 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी दो कंजिक्यूटिव ले लो आप, उनके बीच का डिफरेंस कितने का आएगा, 2 F0 का आएगा। कोई भी दो कंजिक्यूटिव ले लो, उनके बीच का डिफरेंस कितने आएगा। जैसे इनका भी देखोगे तो 11 और 13 जो है कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी है, इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 2 F0 का आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों भी आपका नियरेस्ट हार्मोनिक मतलब कंजिक्यूटिव है मतलब इनका डिफरेंस भी जो होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, 220 और 260 का डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा करना है ना, 2 F0। तो फंडामेंटल कितना हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 cars moving in opposite directions approach each other with speed 22 and 16.5 respectively। तो दो कार है, ये एक 22 से जा रहा है और एक अप्रोच अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करेगा दूसरे को, है ना, 16.5 से जा रहा है, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार, ये कार 1 है, ये कार 2 है। फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न, यानी ये सोर्स हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। हैविंग ए फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्स। तो ये सोर्स कितना फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, 400 हर्ट्स का। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार, ये ऑब्जर्वर है, इसको कितना सुनाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सोर्स को देखो, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स +22, ठीक है। वैसे ऑब्जर्वर को देखो, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर +16.5। ये मत बोलना है पॉजिटिव एक्स के चलाने तो इससे पॉजिटिव लिया, नेगेटिव एक्स के तब भी पॉजिटिव क्यों लिया, वैसा नहीं है। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला में वो कन्वेंशन यूज़ नहीं करते जो काइनेमेटिक्स वाला है, ठीक है ना। फॉर्मूला बनाया गया है इस कन्वेंशन के साथ, ठीक है। तो आपका अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा या एफ डैश जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल या ट्रू फ्रीक्वेंसी F0, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड C प्लस VO माइनस VS, यही फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग थ्योरी में, ठीक है ना। तो अपरेंट पूछा गया आपसे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है 400 हर्ट्स, ओरिजिनल मतलब ट्रू, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम 340 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 16.5 और 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स 22, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका कैलकुलेट करके देखना, प्रॉब्ली 448 आना चाहिए। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप। तो द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप विल बी, तो ओपन पाइप का आपसे लेंथ पूछा है, ठीक है ना। तो ओपन पाइप जो है, मान लो इसका लेंथ है L डैश, ठीक है। तो ओपन पाइप के लिए क्या क्या होता है फ्रीक्वेंसी, F0, 2 F0, 3 F0 एंड सो ऑन। और वैसे ही क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है, F0, 3 F0, 5 F0 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ओपन के लिए आपको कौन सा देखना है, फर्स्ट ओवरटोन, ये होता है फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल के जस्ट एक बड़ा, मतलब फंडामेंटल से जस्ट ऊपर वाला फर्स्ट ओवरटोन है ना, नहीं सॉरी इसका सेकंड पूछा है, सॉरी, ठीक है। तो ओपन का सेकंड, तो ये हो गया सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। और आपसे पूछा है इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, ये है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करना है हमें, है ना, क्वेश्चन ने बोला कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, दोनों को अलग अलग सिंबल से यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पे डैश 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 डाल दे रहे, ठीक है ना। तो ये दोनों को इक्वल कर दो, क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों इक्वल है, तो F0 इक्वल टू F0 डैश, ठीक है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है, V/2L, ठीक है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होता है, V/4L, ठीक है। इसका जिसका लेंथ L दिया हुआ है ना, तो यहाँ से L डैश क्या हो जाएगा 2L, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, V दोनों में सेम इसलिए ले क्योंकि सेम मीडियम में है ना, ऑर्गन पाइप में मतलब एयर मीडियम में ही आपका साउंड वेव चल रहा है, तो V सेम लेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों पाइप्स अलग अलग है तो लेंथ डिफरेंट है, इसलिए L डैश लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैव फ्रीक्वेंसी दिस दे सुपरपोज टू गिव बीट्स द नंबर ऑफ बीट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था थ्योरी में कि इनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, इनका डिफरेंस ले लेना, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस सबसे बड़ा आएगा, है ना। तो इनका डिफरेंस छोटा आएगा, इनका डिफरेंस छोटा आएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, इनका डिफरेंस आएगा 1 का,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 1 आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करो 1 आएगा, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। तो आपका बीट्स कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हूँ ना थ्योरी में ना यहाँ पे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा नीट के बच्चों को, सच बोलूँ तो। ठीक है, मैथ्स थोड़ा ज़्यादा है, तो ये मैं जेई मेन जेई एडवांस वाले बच्चों को समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सायरन एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टुवर्ड्स अ क्लिफ विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ साउंड जो है अवे जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम अ क्लिफ। ठीक है, मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ए क्लिफ। ओके, सॉरी क्वेश्चन गलत समझा मैं। तो सायरन एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टुवर्ड्स अ क्लिफ एट ए स्पीड इतना, देन द साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट द ऑब्जर्वर हियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, और ये आपका सोर्स ऑफ साउंड है सायरन, है ना। ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लेकिन टुवर्ड्स अ क्लिफ। ठीक है, ये क्लिफ है। क्लिफ मतलब एक वॉल मान लो अभी के लिए, है ना, एक माउंटेन। क्लिफ मतलब कि माउंटेन है, माउंटेन से टकरा के वेव वापस आएगा। ठीक है, तो सोर्स इसके तरफ जा रहा है 15 से, है ना। तो आपसे पूछा गया कि ये कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट द ऑब्जर्वर हियर्स इन इको रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब इसको 2 फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, एक तो डायरेक्टली जो इससे आ रहा होगा और एक जो साउंड सोर्स से निकल के क्लिफ में टकरा के वापस आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया, एको के बारे में। ठीक है ना, एको मतलब क्या, जो टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा उसका कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। ठीक है ना, तो जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो इससे नहीं आ रहा, वो तो इससे आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि ये वाला जो सोर्स है जो कि 800 हर्ट्ज का साउंड एमिट कर रहा है, तो ये क्लिफ में अगर कोई खड़ा रहे तो उसको कितना सुनाई देगा। ठीक है ना, तो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है मान लो, तो ये सोर्स है 15 से आ रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर है मान लो पहले के लिए, है ना। पहले आप देखो कि ये सोर्स जो साउंड एमिट कर रहा है वो अगर क्लिफ में कोई खड़ा रहे तो वो कितने सुनाई देगा, क्लिफ को कितने सुनाई देगा। ठीक है, क्लिफ को अगर आदमी बोले तो जो भी। ठीक है, तो सोर्स है, ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड प्लस वी नॉट होता है ना, ऊपर में प्लस वी नॉट, नीचे में माइनस वी। ठीक है ना, प्लस वी नॉट, तो वेलोसिटी ऑब्जर्वर तो 0 है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स पॉजिटिव लेंगे क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फॉर्मूला में ही माइनस रहता है और प्लस लिए तो ये टोटल माइनस। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर जो ये क्लिफ फ्रीक्वेंसी जो क्लिफ को सुनाई देगा। ठीक है, सुनने में अजीब लगा लेकिन ऐसे ही बात करते हैं हम लोग, है ना, मतलब बात करेंगे हम लोग ताकि याद रहे, ध्यान रहे, है ना। क्लिफ को सुनाई देगा इतना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्लिफ को जितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा या फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय क्लिफ, एफ क्लिफ मतलब ये भी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय क्लिफ, उतनी ही वो एमिट भी करेगा। ठीक है, जितना फ्रीक्वेंसी से आ रहा है वेव उतना से ही रिफ्लेक्ट होगा, है ना। रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो कि रिफ्लेक्टेड होगा दैट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लिफ। ठीक है ना, समझ में आई बात। ओके, तो अब जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगा वो आपका ये ऑब्जर्वर सुनेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था, तो यानी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड by this will be equal to frequency reflected by cliff, और frequency reflected by cliff will be equal to frequency received by cliff, reflected by cliff will be equal to frequency received by cliff, और वो इतना है। ठीक है, तो 800 गुना 330 डिवाइड बाय 315। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 छक 30, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 22, 3 21। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 20 चौक 80, 40 का फ़र्क है ऑलमोस्ट, है ना। 40 4 दूनी 8, 880, ये कितना आएगा 21 प्लस 1, 800 प्लस 40, 840 के आसपास आ रहा, प्रॉब्ली चेक कर लेना, 838 आना चाहिए कैलकुलेट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में एन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर, है ना। तो एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड है एंड ओपन एट अदर मतलब क्या, क्लोज ऑर्गन पाइप है। ठीक है, तो इसको सिंपली बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, रेजोनेट्स विद ट्यूनिंग फोक व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इतना है ना, इतना में ही आपका रेजोनेशन मतलब रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है ना, मतलब इससे छोटा लेंथ रहा तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द
कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फोर्क। अब देखो सेम ट्यूनिंग फोर्क है मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम ट्यूनिंग फोर्क मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आया, चेंज नहीं आया, है ना, ध्यान देना, ठीक है। वापस मीडियम भी वही है, क्योंकि पहले भी एयर कॉलम था, अभी भी एयर कॉलम है, तो एयर कॉलम है, मीडियम भी सेम है, दोनों केस में मतलब सेम वेलोसिटी, तो दोनों केस में सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेलोसिटी है, तो दीज टू विल इम्प्लाई सेम वेवलेंथ। समझ में आई बात? दोनों केसेस में, केस 1 और केस 2 में एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है, तो सेम मीडियम है मतलब सेम वेलोसिटी, ठीक है ना। सेम मीडियम से हमें पता चल गया सेम वेलोसिटी, और सेम फ्रीक्वेंसी बोल दी, क्योंकि सेम ट्यूनिंग फोर्क से वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। जो ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेट करने का फ्रीक्वेंसी होगा, उसी फ्रीक्वेंसी से आपका एयर कॉलम भी वाइब्रेट करेगा रेजोनेंस में ना, ठीक है। ओके, तो आपका सेम वेवलेंथ आना चाहिए। सेम वेवलेंथ मतलब क्या? अब ओपन ऑर्गन पाइप में कैसा रहता है, अगर वेव फॉर्म्स बनाए हम लोग तो ऐसा रहता है ना, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, ये आपका नोड, ये एंटी नोड, ठीक है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना था, 50। स्मॉलेस्ट लेंथ मतलब आपका फंडामेंटल उसमें बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा में तो कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। इससे छोटा कुछ ऐसा रहेगा तब तो आपका वेव फॉर्म नहीं बनेगा ना, ठीक है। चलो, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया, है ना। अब आपने क्या किया, आपको बोला कि द नेक्स्ट लार्जर लेंथ नेक्स्ट क्या होगा, याद रखना फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है ना। फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम था तो वेवलेंथ सेम है, तो वेवलेंथ सेम है तो इसका मतलब क्या है, यही चीज सेम वेवलेंथ है, तो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये अगर आपका 50 था तो ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50, मतलब 150 होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि सेम वेवलेंथ है ना। यहाँ पे जितना वेवलेंथ था, भले यहाँ पे बना नहीं था वो सब चीज़, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम फोटो है, ठीक है। तो ये 150 होना चाहिए, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल एंड मास m1 हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ओके, तो एक रिजिड सपोर्ट है, एक यूनिफॉर्म आपका एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास m1 है और लेंथ l है, ठीक है। और इससे ब्लॉक एक लटका हुआ है, ब्लॉक का मास m2 है, क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं, है ना। तो आपसे बोला गया है, पेन को थोड़ा थिक ले लेते हैं, आपसे बोला गया है कि अ ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ λ1 इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड, ठीक है। तो यहाँ जो वेव प्रोड्यूस है, लोअर एंड मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेवलेंथ है λ1 का, कोई वेव जा रहा है छोटा ऐसा, हम ड्रॉ नहीं किए, वो वेव का वेवलेंथ इतना है, और वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप इज λ2, तो यहाँ पे वेवलेंथ कितना है, λ2 का है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है रेज्ड λ2 बाय λ1 क्या होगा, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये सेम वेव ही यहाँ पहुँचा है, तो दोनों के लिए सोर्स सेम ही है, ठीक है ना। जिस डिस्टर्बेंस के कारण ये यहाँ प्रोड्यूस हुआ था, मान लो वही डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचा है, तो दोनों सेम ही वेवलेंथ, मतलब दोनों सेम ही वेव का पार्ट है, तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा, सेम ही सोर्स का पार्ट है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है मान लो, है ना, तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। ओके, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ क्या होता है आपका, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है ना। समझ में आई ना, सेम सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी, एक ही सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है तो एक ही फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो आपका वेवलेंथ का रेशियो आपका स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। अब स्पीड का रेशियो आपको पता है, टी बाय स्पीड क्या होता है स्ट्रिंग में, टी बाय म्यू, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला बताया नहीं, मेरे को इतना तो पता ही होता, इसलिए मैं इसको नहीं बताया था थ्योरी में, ठीक है। अब वो रोप जो है यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ का है, तो म्यू सेम है, तो म्यू को काट दो, तो ये T2 बाय T1 है, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन डिवाइडेड बाय लोएस्ट पॉइंट का टेंशन का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, इस पॉइंट का टेंशन क्या कर रहा है, इस पूरे के वेट को बैलेंस कर रहा है। अब देख लो यहाँ से जो टेंशन लग रहा होगा, ये इस पूरे का वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ का जो टेंशन होगा, यहाँ का जो टेंशन होगा वो सिर्फ इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो T2 में m1 प्लस m2g आएगा और T1 में सिर्फ m2g आएगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2। 8th
अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। तो दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रिंग डाल दिया और स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 75 सेंटीमीटर। इट इज़ ऑब्जर्व टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिस एंड दिस, देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन दीज टू। यानी ये दोनों कंजिक्यूटिव है, ठीक है। यानी 315 के बाद नेक्स्ट कितना है 420, ये दोनों कंजिक्यूटिव है, बीच में और कोई फ्रीक्वेंसी गायब नहीं हुआ, मतलब कोई और फ्रीक्वेंसी मिस नहीं कर रहे हम लोग, इसके बाद यही पॉसिबल है, ठीक है। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, अब याद रखना यहाँ पे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है। अब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में फ्रीक्वेंसीज क्या क्या आता है F0 3F0 सॉरी फिक्स्ड एट बोथ एंड है। तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड मतलब किसके साथ बिहेव करता है, ये ओपन ऑर्गन पाइप जैसा नहीं यार। तो इसमें सब फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी दो कंजिक्यूटिव के बोले कोई भी कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस F0 ही रहेगा। चेक कर लो, किसी भी दो के बीच का देख लो, 100 माह 101 माह, इनके बीच का भी डिफरेंस कितने का रहेगा F0 का ही रहेगा, ठीक है। तो यानी इनके बीच का डिफरेंस विच इज़ 420 में से 315 गया तो 95 आएगा ना, नहीं 95 नहीं 105 आएगा, सॉरी 325 समझ रहे थे, 105 आएगा, ठीक है ना। इनके बीच का इतना है तो यही F0 होगा, क्योंकि दो कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही F0 होता है फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 105, ठीक है ना। इन सब में से सबसे छोटा कौन सा, ये वाला है, ठीक है। सॉरी 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट NTP, ठीक है। यानी ये आपका मोलर मास हो गया, है ना। मोलर मास का डेफिनेशन भी होता है ना, मोलर मास अमाउंट ऑफ अगर गैस लोगे तो वो 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है NTP। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV दिया हुआ है 5। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 952 तो कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है आपको 952, ठीक है। तो मोलर मास दिया हुआ, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, गामा RT बाय मोलर मास, ठीक है, ये होता है ना, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, PV इक्वल टू NRT होता है, ठीक है। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है इसलिए मैं डिराइव कर रहा हूँ, ओके, ठीक है, ये होगा, है ना। ये तो हम लोग को डेंसिटी पता है क्या, R पता है, डेंसिटी भी तो नहीं पता, शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा। R का वैल्यू पुट कर देंगे, T का वैल्यू पुट कर देंगे, M0, ठीक है, सॉरी इसको मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, सब चीज़ दिया हुआ है, मैं ध्यान नहीं दिया, सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो खाली वैल्यूज़ पुट करना है आपको, है ना। V दिया हुआ है, ध्यान देना आप, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 952, तो V आपका 952। गामा आपको नहीं पता, गामा निकल जाएगा, गामा निकालना है हमें। R होता है आपका 8.3, ठीक है। टेम्परेचर NTP का 273 होता है ना, हाँ ये मुझे याद नहीं, इस पर डाउट है मुझे, NTP में शायद 273 होता है, ठीक है। केमिस्ट्री वालों को ज़्यादा पता होगा, मुझे भी डाउट हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यूजुअली रहता नहीं है। और मोलर मास कितना है 4 ग्राम, ठीक है ना। तो मोलर मास 4 ग्राम पर मोल है, तो इसको 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल बोलेंगे, ठीक है। तो मोलर मास 4 × 10⁻³, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास गामा मिल जाएगा, है ना, कैलकुलेट करेंगे तो गामा मिल जाएगा, ठीक है। और गामा क्या होता है CP/CV, ठीक है। तो गामा का वैल्यू पता है, CV का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो आप CP निकल जाएगा। CP क्या हो जाएगा, गामा × CV, गामा पता है इस कैलकुलेशन से और CV पता है तो CP निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना। A source of sound emitting waves of frequency 100 and an observer O are located at some distance from each other. The source is moving with a speed of 19.4 at an angle 60 डिग्री, ठीक है। सोर्स और ऑब्जर्वर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है और सोर्स इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो सोर्स का वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट ले लेंगे अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो इस वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी कितना कॉम्पोनेंट आएगा, कॉस, है ना। तो VS कितना दिया हुआ आपको 19.4 दिया हुआ है, उसका कॉस ले लेंगे तो 19.4 कॉस 60, ठीक है, ओके। तो ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी सपोज F' से डिनोट कर रहे हैं इज इक्वल टू
ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विच इज़ 100 इंटू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ऊपर नीचे लिख दो, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या लेंगे, प्लस लेंगे क्योंकि उसके तरफ जा रहा है। कितना लेंगे, 19.4 cos 60 मतलब हाफ। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला में तो माइनस रहता ही है पहले से ही, ये ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मूला में ही यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है। ठीक है, और उसके तरफ जा रहा है या अवे जा रहा है, उसके हिसाब से प्लस या माइनस लेते हैं, तो उसके हिसाब से ये हो गया। तो बस इसको कैलकुलेट करना है 100 इंटू दिस। ठीक है, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन का शॉर्टकट नहीं दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब से ऐसा जब भी दिखे तो अब इसको सिंपली ऐसे लिख देना, 100 इंटू 1 प्लस 19.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 330। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो एक स्टेप और दिखाया था तो कि समझ में आपको क्या किया हम लोग, ऊपर नीचे 330 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, 19.4 है ना। अब 1 डिवाइड बाई 1 माइनस समथिंग, अगर वो समथिंग बहुत ही छोटा है कंपेयर टू 1 तो उसको ऊपर ले आके प्लस कर देंगे। ठीक है, हमेशा आपसे यही करना है ना। समझ में आई बात? ओके, तो ये हो जाएगा 100 प्लस समथिंग। याद रखना, कैलकुलेशन समझ में नहीं आए कोई टेंशन नहीं, आप नॉर्मली जो ऊपर लिखे थे एकदम शुरू में वही करना, उससे भी आंसर आ जाएगा एग्ज़ाम में, जस्ट टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो बस यहाँ इसको कैलकुलेट करो आराम से। 32 66 और 66 6 18 6 18 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 103 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ऑलमोस्ट 3 है, तो 103 वाला ऑप्शन यहाँ। ठीक है, वैसे आप हाँ 2 ऑप्शन था, 100 से तो बड़ा ही होता क्योंकि आप यहाँ पे उसके तरफ जा रहा तो 100 से बड़ा ही होता, तो 2 ही ऑप्शन था जो 100 से बड़ा है, ये और ये, उसमें से कैलकुलेट करेंगे तो 103 मिलेगा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप कितना होता है, V/4L, ये होता है ना। ठीक है, तो क्लोज है तो LC लिख दे रहे हैं ना, और इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन। अब सेकेंड ओवरटोन मतलब क्या, थर्ड हार्मोनिक है ना, ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है ना, तो ओपन ऑर्गन पाइप का क्या क्या होता है फ्रीक्वेंसी, F0, 2F0, 3F0 एंड सो ऑन। तो आपको सेकेंड ओवरटोन बोला है। ठीक है ना, यानी फंडामेंटल से 2 स्टेप आगे है, ये आपका सेकेंड ओवरटोन। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। और याद रखना फंडामेंटल ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितना होता है, V/2L। ठीक है, तो V/2L, ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो LO लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये दोनों को क्वेश्चन में बोला गया दोनों इक्वल है ना, तो दिस इक्वल टू दिस कर दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, ये दोनों इक्वल है, दोनों मीडियम सेम है तो VV सेम लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या पूछा था, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स यानी LO, ओपन ऑर्गन पाइप का पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 236 LCR है। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, सही किया ना मैं, 2 2 हाँ। ठीक है, LO कितना हो जाएगा आपका 6, सही कर रहा हूँ मैं, 2L0 इज इक्वल टू 12 LC। हाँ, तो LO का वैल्यू 6 LC। ठीक है, तो 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 20 का क्लोज ऑर्गन पाइप का 6 टाइम्स कर दो। ठीक है, 120। क्वेश्चन नंबर 12 में N1 N2 N3 आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 सेगमेंट्स इनटू विच अ स्ट्रिंग इज डिवाइडेड। ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लो। ठीक है, इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग लेंथ का, मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया। ठीक है ना। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी डेवलप हुआ N1 है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रहा फंडामेंटल N2 है, इसमें N3 है, मतलब 3 स्ट्रिंग्स है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स मान लो, सबका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है N1 N2 N3। ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग है फिक्स्ड एट बोथ, यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ फिक्स्ड है, तो 3 सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग है, हर एक दोनों एंड में फिक्स है। ठीक है ना, तो आपसे बोला गया है कि अगर ओरिजिनल मतलब अगर पूरा स्ट्रिंग अकेला होता, मतलब अगर पूरा स्ट्रिंग ऐसा अकेला खाली एंड पे फिक्स होता, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर n है तो n का वैल्यू क्या होगा, N1 N2 N3 के टर्म्स में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना। ठीक है, अब मान लो इस स्ट्रिंग का लेंथ है L1, इस स्ट्रिंग का लेंथ है L2, इस स्ट्रिंग का लेंथ है L3। ठीक है, तो पूरे का लेंथ कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है ना, तो L1 लेंथ का स्ट्रिंग का पे अगर कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव है
तो कितना हो जाता है, हमें पता है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v/2l। ठीक है, यही यूज़ करने वाले हैं। तो आप ये बोलोगे n1 का वैल्यू v/2l1, क्योंकि n1 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l1। वैसे n2 हो जाएगा v/2l2 और n3 हो जाएगा v/2l3। ठीक है, तो हम लोग को l1 प्लस l2 प्लस l3 दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, l1 l2 l3 का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से l1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, v/2n1, वैसे l2 का वैल्यू v/2n2 और l3 का वैल्यू v/2l3 n3 है ना। ठीक है, अब l1 प्लस l2 प्लस l3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, l मिलेगा। ठीक है, और l का वैल्यू हम लोग क्या होना चाहिए, l का वैल्यू यहाँ पे अब देखो, इस वाले स्ट्रिंग का लेंथ l है, इस वाले स्ट्रिंग पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है ना। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू v/2l। याद रखना मीडियम सेम है, यहाँ भी ये भी वही मीडियम, ये भी वही मीडियम है। ठीक है, तो स्पीड वही लेंगे जो यहाँ पे ले रहे थे, है ना। तो n इक्वल टू v/2l, यानी l का वैल्यू क्या लिखेंगे, v/2n। ठीक है, अब l का बदली तो हम लोग l1 प्लस l2 प्लस l3 लिखने वाले हैं, और l1 l2 l3 का वैल्यू v/2n1 v/2n2 v/2n3। ठीक है, तो v/2 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 कैंसिल कर दो, कॉमन लेके, तो 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 इक्वल टू 1/n, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे भी जाके बहुत बार रिपीट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने चेक किया तो बहुत बार आया है। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13। एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं अच्छे से। हाँ, चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑक्सीलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यानी क्लोज ऑर्गन पाइप की बात हो रही है, ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर हुज फ्रीक्वेंसीज लाई बिलो 1250 हर्ट्ज आर। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए v/4l। ठीक है, v है 340, 4 टाइम्स लेंथ कितना है 0.85, 85 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3400 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 85। ठीक है, तो ये 4 आएगा ना, 8 चौक 32, हाँ 4 4 गया तो ये 100 आ रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है 100 है ना। अब क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या आता है, फंडामेंटल आता है, फिर उसका 3 गुना आता है, फिर उसका 5 गुना आता है, फिर उसका 7 गुना आता है, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपसे बोला गया था कि 1250 से नीचे कौन कितने सारे हैं, 1250 से नीचे तो यही लोग हैं, और भी होंगे, 1500 भी होगा, 17 भी होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, आपसे पूछा था कितने फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, तो 6 फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है ना। 14 में, अ स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जैम अहेड हिम, ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर, he finds that traffic has eased and a car moving ahead of him at speed of 18 km per hour is honking with frequency 1392. If speed of sound is 343, the frequency of the honk as heard by him will be। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक है मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिलिस्ट जो है, सॉरी माइक एडजस्ट कर रहा हूँ एक सेकेंड, हाँ, ये जो मोटरसाइकिलिस्ट जो है ये ट्रैफिक जैम देख रहा आगे है ना, तो ये स्लोज डाउन टू इतना। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका मोटरसाइकिलिस्ट जो है उसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, 5/10 से मल्टीप्लाई करो 10। ठीक है, तो मोटरसाइकिल 10 से जा रहा है। ठीक है, ही फाइंड्स दैट द ट्रैफिक हैज़ ईस्ट एंड ए कार मूविंग अहेड ऑफ हिम एट 18, तो कार की स्पीड कितना है, इसको 5/10 से मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना, तो कार जो है आगे जा रहा है 5 से। इज हॉन्किंग, कार जो है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है इतने का है ना, वो आपका हॉन्क दे रहा है ना, हॉर्न बजा रहा है 1392 हर्ट्ज का। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज इतना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉन्क एज हर्ड बाय हिम। ठीक है, एज हर्ड बाय हिम मतलब ये, तो ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका सोर्स है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्वर का वेलोसिटी आप देखोगे तो ये सोर्स की तरफ जाना चाहता है तो पॉजिटिव, और सोर्स का वेलोसिटी देखोगे कार सोर्स है, यहाँ पे सोर्स जो है ऑब्जर्वर से अवे जाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ साउंड प्लस वी ओ माइनस वी एस, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है, इसको देख के नहीं बोले, फॉर्मूला हमेशा ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है 1392, स्पीड ऑफ साउंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 343, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 10 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स -5, यानी ये +5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस मिल के प्लस है ना। तो 1392, ठीक है, ओके। अब इसको मैं फिर से मैं कैलकुलेट, याद रखना यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 348, ऊपर हो जाएगा 353, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, है ना। जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं 348 + 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, यही होगा ना। ओके, तो ये 1932 प्लस समथिंग है, वो प्लस समथिंग कितना है 1932 × 5/348, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है ना। तो ये 20, तो इसमें 20 ऐड कर दो तो 14 12 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इफ़ यू स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट्स नॉट ट्रू। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल विल बी जनरेटेड, ठीक है ना। अब ओपन एट बोथ एंड मतलब ओपन ऑर्गन पाइप है, और हार्मोनिक मतलब ऑल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल विल बी जनरेटेड। हाँ, ओपन एट बोथ एंड का तो फ्रीक्वेंसीज ये सब होता है जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है। इसमें देखो फर्स्ट मल्टीपल भी है, सेकंड मल्टीपल भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, ठीक है। ये ओपन ऑर्गन पाइप है। ओपन ऑर्गन पाइप में यहाँ वाला दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, ठीक है। ओपन एंड में यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन 0 रहता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे प्रेशर वेरिएशन इज 0, तो प्रेशर का वेरिएशन एंड्स में 0 होता है, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएशन 0 है, मतलब प्रेशर चेंज विल बी मिनिमम। दिस इंप्लाइज प्रेशर चेंज इज मिनिमम एट एंड्स, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन वाइज ये करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है ना। वैसे आपका चेक करना है तो ऑड हार्मोनिक्स यानी ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल विल बी जनरेटेड, ये तो जनरेट हो ही रहा है, ठीक है ना। ये सब भी ऑड भी तो जनरेट हो रहा है ना। ये नहीं बोले कि ओनली ऑड बोलता तब गलत है, ऑड तो जनरेट हो रहा है ना 1 3 5, ठीक है। वो तो ए भी सही है, डी भी सही है वैसे, ठीक है ना। ओपन एंड विल बी एंटी नोड। अब नोड और एंटी नोड आपका डिपेंड करेगा, बोलना है कि एम्पलीट्यूड के टर्म्स से पूछ रहा होगा, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बोल रहा होगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड तो है ये, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्रेशर के लिए नोड है ना। तो अगर आप ग्राफ बनाओ जैसे फंडामेंटल का आप वेव फॉर्म बना रहे हो तो फंडामेंटल ऐसा दिखेगा, लेकिन ये प्रेशर वेरिएशन है, ठीक है, प्रेशर वेरिएशन है ना, ठीक है। प्रेशर वेरिएशन यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन का ग्राफ बनाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन यहाँ पे मैक्सिमम होता है एंड्स में, ठीक है। तो इस सेंस से बोल रहा है एंटी नोड है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं बोला गया तो डिस्प्लेसमेंट मान लेना नीट में, ठीक है ना। जेई मेन में तो बोला जाएगा, ठीक है। नीट में कुछ नहीं बोला गया तो डिस्प्लेसमेंट मान लेना, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है, लेकिन याद रखना प्रेशर के लिए नोड है, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बोला जा रहा है, तो इसलिए सी को चूज नहीं किया। अ वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एज 1 वेवलेंथ इतना एंड फ्रीक्वेंसी इतना इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ए का वैल्यू क्वेश्चन ने बोल दिया 1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, वेवलेंथ है 2 पाई, तो के कैसे निकालते हैं? के होता है 2 पाई बाय वेवलेंथ, और वेवलेंथ खुद दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 पाई, तो आपका वेवलेंथ 1 है, मतलब सॉरी के का वैल्यू 1 है। ओमेगा कैसे निकालते हैं? 2 पाई एफ करके निकालते हैं, ठीक है। और एफ का वैल्यू 1/पाई दिया हुआ है, तो ओमेगा 2 है, ठीक है। तो ए साइन एक्स माइनस 2t ये होना चाहिए, साइन एक्स माइनस 2t, ऑप्शन सी। A source of unknown frequency gives 4 bits per second when sounded with a source of known frequency 250, ठीक है। तो कोई अननोन फ्रीक्वेंसी है ना, इसका वैल्यू हमें नहीं पता, मान लो ये f है, ये 4 बिट दे रहा है 250 के साथ, ठीक है ना। तो 250 के साथ अगर 4 बिट दे रहा है तो बीट मतलब क्या, कितना फ़र्क रहता है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है ना। तो 250 के साथ 4 का डिफरेंस कौन कौन दे सकता है? 254 और इसका डिफरेंस भी इतना है, और 254 में 4 घटा दो यानी 246, ठीक है ना। तो इन दोनों का भी बीट फ्रीक्वेंसी 4 आएगा, इन दोनों वेव्स का ही बीट फ्रीक्वेंसी
इन पेयर का इस पेयर का बीट फ्रीक्वेंसी 4 आएगा, ठीक है। तो एफ का वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, दिस और दिस, ठीक है। सेकेंड केस दिया हुआ है सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, तो इसका सेकेंड हार्मोनिक मतलब इसको डबल कर दो, ठीक है। तो इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 254 को डबल करेंगे तो 508, ठीक है, और इसको डबल करेंगे तो 250 का 500, 500 में से 8 घटाएंगे तो 492, ठीक है। ओके, अब इसका बीट फ्रीक्वेंसी 513 के साथ कितना है, 5 है ना। तब इसका बीट फ्रीक्वेंसी विथ 513 क्या क्या आएगा देखो। तो अगर ये पॉसिबल होता तो 5 होगा, और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 13 21 होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको बोला गया है कि इसका अननोन का डबल यानी ये और ये, ठीक है, इनका बीट फ्रीक्वेंसी विथ 513 इज 5, तो यानी ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है। तो 254 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए सोनोमीटर इज 100. What should be the positions of the two bridges below the wire so that the three segments of the wire have their fundamental frequencies in this, ठीक है ना। तो अभी एक क्वेश्चन पहले भी किए थे N1 N2 N3 वाला, L1 L2 L3 वाला, वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो एक सोनोमीटर वायर है जिसका टोटल लेंथ 100 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ टू ब्रिजेस कहाँ पे होगे। तो ब्रिजेस मतलब जहाँ पे फिक्स करना है इनको, ठीक है ना। तो मान लो ये दोनों पोजीशन ऑफ टू ब्रिजेस है, ठीक है, यहाँ तो फिक्स्ड है ही, और ये दोनों आपका पोजीशन ऑफ टू ब्रिजेस है, ठीक है ना। मतलब ये भी एक स्ट्रिंग है जिसका दोनों एंड फिक्स है, ये भी एक स्ट्रिंग है जिसका दोनों एंड फिक्स है, ये भी एक स्ट्रिंग है जिसका दोनों एंड फिक्स है, ठीक है। टोटल स्ट्रिंग का लेंथ 100 दिया हुआ है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इसका 1 है, इसका 3 है, तो इसका 5 है, 1:3:5 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। F0 का रेशियो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर ऐसा है तो याद रखना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, V/2L, तो लेंथ हो जाएगा V/2 F0, ठीक है, ठीक है ना। तो यानी हम लोग लेंथ का अगर रेशियो बोले तो V/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट, 1 फंडामेंटल ऑफ सेकेंड, ठीक है। मतलब यहीं से हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो लेंथ का बात करें तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो है लेंथ का रेशियोस उनका इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट, 15 से क्यों करें, ताकि होल नंबर आ जाए। आप 30 से भी कर सकते हो आपको, तो ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लेंथ का रेशियो इस फॉर्म में है ना, इक्वल टू ऐसा कोई लिखते नहीं मैथ्स में, मैं बता रहा हूँ लेंथ का रेशियो इस फॉर्म में है ना, 15:5:3, ठीक है ना। तो लेंथ अगर x का फैक्टर है मान लो सब में, तो रेशियो तो पड़े ही, और रेशियो अगर है तो लेंथ लेने के लिए x डाल दो कुछ, ठीक है ना। और टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, 100 है, तो 23x = 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 100/23, ठीक है। तो आपसे बोला गया था कि ब्रिजेस को कहाँ कहाँ लगाएंगे, ये पहला ब्रिज है, ये सेकेंड ब्रिज है, ठीक है। तो ब्रिजेस को कहाँ कहाँ लगाए, इस एंड से, तो पहला ब्रिज यहाँ पे लगा गया है, ठीक है, लोकेशन ऑफ ब्रिज 1 और लोकेशन ऑफ ब्रिज 2 यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये दोनों लेंथ बताना है ना। अब ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ है आपका 15x, ठीक है, 15x, और ये वाला लेंथ है 5x, है ना। तो 15 + 5 ये हो जाएगा 20x, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि कहाँ कहाँ ब्रिजेस लगे रहेंगे फ्रॉम दिस एंड, तो एक 15x पे आएगा, एक 20x पे आएगा। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 15x एंड 20x, और x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 100/23, ठीक है। तो 100/23 मतलब x वैल्यू 100/23 पुट करेंगे तो ठीक है, तो 1500/23 2000/23, ठीक है। तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, और तो यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।